नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल यादव है। आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं ईएनएम इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। और आप देख पाएंगे कि कितने आउट पेशेंट के कितने ये स्पेशली आउट पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आउट पेशेंट में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उन्हें हम समझा पाएं, कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएं, ताकि कोचर्स या हम लोग इंटरव्यू क्लियर कर पाएं। राइट, ये क्वेश्चंस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए या नए जॉब सर्च करने के लिए या जो एग्जाम पर्पज से भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ कमल यादव। यू आर लर्निंग कोडिंग विथ कमल यादव। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ कमल यादव महल। सो आज हम लाइक आउट पेशेंट ईएनएम कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं। जनरली कोडर्स आर वेरी सीरियस और वेरी कंसर्न कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसको हम हाई रिस्क समझें, लो रिस्क समझें, मॉडरेट रिस्क समझें और लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड समझे, माइनर इस तरह के समझे। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है। ये कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट हो सकता है, बट मेजर व्हाट माय एक्सपीरियंस इन 10 years, दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये कंडीशन जनरली हाई, मॉडरेट और लो के साइड जाते हैं। बट ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द लाइक योर पेयर और लाइक योर लाइक करंट सिचुएशन और चार्ट के हिसाब से होता है। तो आपको ब्लाइंडली इस मेरे वीडियो के थ्रू नहीं जाना है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कौन सी कंडीशन ओके ओके होता है, कौन सी कंडीशन मॉडरेट रिस्क के साइड आता है। और सिर्फ डायग्नोसिस के भी हाथ पे हम लाइक मॉडरेट, हाई और नहीं लेते हैं, उनके लिए अदर क्राइटेरिया भी मेट होना चाहिए फ्रॉम द टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी। हम आज एमडीएम टेबल ए के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या आपको समझ आएगा। जैसे हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, लेवल 5 के लिए डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो एग्जांपल के लिए देखो, सबसे ज़्यादा सिकल सेल पेन क्राइसिस दिया गया है। हाइपोटेंशन लाइक उसके साथ क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन है, कफ एंड वेट लॉस है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ आते हैं तो ये हाई रिस्क में आते हैं। इपिलेप्सी है, लाइक प्रिवेंटेशन ऑफ सीजर और स्टेबलाइजिंग मोड है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। कॉग्निज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, एंजाइना और अरेथेमिया के साथ है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको हाई रिस्क के साइड ले जाता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर हो रहा है, एंजाइना और अरेथेमिया हो रहा है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर सीओपीडी हो रहा है, अस्थमा विथ एक्जर्वेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। एचआईवी एड्स हो गया आपका, सिनकोप हो गया, इस तरह की चीज़ें, स्ट्रोक हो गया, आर्टरियल फाइब्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ों। कैड होता है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, ए फाइव बोलते हैं, आर्टरियल फाइब्रोसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके हाई रिस्क साइड जाती है। एक्यूट एमआई हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें हाई रिस्क कंडीशन के अंदर आती हैं। आपको प्रोग्रेसिव सीवियर रूमेटाइडल अर्थराइटिस है, ये सारे हाई हाई रिस्क में हो गया। सुसाइडल अटेम्प्ट और आइडिएशन भी हो सकता है हमारे हाई रिस्क में। क्रॉन्सन कोलाइटिस ये आती है। डायबिटिक केटोसिस, ये हाई रिस्क कंडीशन हो सकती है। मेडिसिन जैसे ओपोइड हो गया, एंटी कैंसर ड्रग हो गया, डीबीटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी थेरेपी चल रही हैं, तो ये आपका हाई रिस्क के साइड जाता है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जैसे वीकनेस, सेकेंडरी लॉस, सेंसरी लॉस हो रहा है, तो ये हो गया। टीआई होता है, ट्रांजिशनल लाइक इस तरह के हो गया। सीजर्स हो गए आपके, पेरिटोनाइटिस हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, एकेआई हो गया, मल्टीपल ट्रॉमा और ऑर्गन फेलियर्स आते हैं, ये सारे हो गए। न्यूनेटल एपनो एपनिया हो गया आपका, सीवियर हेडक हो गया, वायरल गेस्ट्राइटिस हो गया, ये सब चीज़ें आपको हाई रिस्क के साइड पुल करती हैं। अगर ये आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में आते हैं तो आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन अ नेक्स्ट स्लाइड। आपको समझ आएगा कि रिस्क कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेबल ए हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हाई रिस्क में क्या आएगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था, सिकल सेल पेन क्राइसिस हो गया, हाइपोटेंशन, कफ हो गया, वेट लॉस हो गया, इपिलेप्सी हो गया, प्रिवेंटेशन ऑफ सीजर हो गया, समटाइम्स स्टेबलाइजर मोड भी रहता है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, अस्थमा, एंजाइटी, आर्थराइटिस, chronic obstructive pulmonary disorders, अस्थमा, एचआईवी एड्स, सिनकोप, वीकनेस, कैड, एट्रियल फाइब्रोसिस, स्ट्रोक, ये सारे लिस्ट हैं जो हाई रिस्क कंडीशन के साइड जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपके रिपोर्ट में जब आप पढ़ोगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि पेशेंट को अभी क्या सिचुएशन है। लाइक अगर उसको मेडिसिन है और कंट्रोल्ड है तो उस केस में हम इसको मॉडरेट के साइड ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हाई है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, एक्जर्वेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाई रिस्क के साइड हम जाते हैं। ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक मल्टीपल ट्रॉमा हो गया, न्यूनेटल हो गया है,
वायरल गैस्ट्राइटिस हो गया। इफ पेशेंट एडमिट ट्रांसफर टू द एडमिट अदरवाइज मॉडरेट, कह रहा है कि अगर पेशेंट वायरल गैस्ट्राइटिस के साथ है और एडमिट के लिए ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें हाई रिस्क लेते हैं। अगर वो नहीं ट्रांसफर किया तो मॉडरेट लेते हैं। यूज पेशेंट प्लेस ऑब्जर्वेशन और इज अ ट्रैकीकार्डिया हाई रिस्क साइड में, अगर कह रहा है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बोल रहा है और पेशेंट को कार्डियक कंडीशन है, ट्रैकीकार्डिया है, तो उसमें भी हाई रिस्क ले सकते हो। अब ईडी के केस में हमारे पास लाइक डायग्नोसिस यूआरआई नॉट रियली हाई रिस्क, यूआरआई मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं हाई रिस्क है, बट ड्यू टू द रिपोर्ट सीजर एंड न्यूरोलॉजी ऑब्जर्व, तो उस केस में आप क्या करोगे कि यूआरआई है और साथ में सीजर भी हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो उस केस में आप ले सकते हो। एक्यूट अपेंडिक्साइटिस एडमिट कर रहा है पेशेंट को, ट्रांसफर टू एडमिट, तो लेवल हाई ले सकते हो। पीलोसिस्टाइटिस करके आ रहा है, इस केस में अगर ट्रोमर है और यहाँ पे सुपरप्रेयर रीजन में है तो उसमें हो गया। पैनिक अटैक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो रहा है और ये वर्ष हो रहा है तो उसमें ले सकते हो। सो सुसाइडल आइडिएशन मस्ट बी अटेम्प्ट, अगर वो अटेम्प्ट है तो हाई रिस्क में आएगा। क्रॉन्सन कोलाइटिस हमारा उसमें जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरसेप्शन में अगर आता है तो उस केस में भी हम क्या लेते हैं, हाई रिस्क लेते हैं। अल्टर मेंटल स्टेटस हो रहा है तो है। डीकेडी बोलते हैं, डायबिटीज विद केसोसिस, ये हाई रिस्क कंडीशन के अंडर फॉल करती है। लिस्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ये सारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैं, जैसे हार्ट वाल्व डिजीज हो गई, हार्ट मसल डिजीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, एरोटा और पेरिकार्डियल डिजीज हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस विद एडमिट, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, कम्बिनेशन हो रहा है, तो उस केस में हम हाई रिस्क के साइड जाते हैं। मॉडरेट रिस्क और लेवल 3 के केस क्या बन सकते हैं, कौन सी कंडीशन मॉडरेट होगा, अगर मान लो कंडीशन सीवियरिटी के साइड जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, तो उस केस में आप लेवल 4 के साइड जाओगे। अगर कंट्रोल्ड है, अगर मैनेजेबल है, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दिया और उसमें ज़्यादा एग्जर्वेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप इनको मॉडरेट रिस्क टेबल ए से कंसीडर कर सकते हो। एक्यूट माइलोन्यूरोपैथी हो गया, वायरल यूराई हो गया, इफ द पेशेंट हैज अ फुली डेटा पॉइंट और अदरवाइज लो, अगर कह रहा है पूरा डेटा है और डेटा मैट हो रहा है, मतलब आउट ऑफ 3 है तो हम करते हैं, नहीं तो यूआरआई हमारा लो होता है। अगर कम्बिनेशन है, जैसे मैंने बात किया था कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ है, कुछ और अस्थमेटिक है, तो उस केस में हम इसको मॉडरेट साइड ले सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस होता है, हाइपोग्लाइसेमिया मॉडरेट आता है। सिटी स्कैन हेड है, ये हमारा मॉडरेट 3-4 ले सकते हैं, इसमें अगर हो रहा है सिटी स्कैन है और हेड इंजरी हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, इस तरह का फ्रैक्चर्स केसेस हम मॉडरेट की साइड जाते हैं। लंप ब्रेस्ट ये हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, प्लेराइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें कंडीशंस हमारे किसके अंदर आती है, लो के साइड है। मॉडरेट कब लेंगे, जब ये स्टेबल होगी, मतलब इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई एक्सरे नहीं किया, कोई डेटा रिव्यू नहीं किया, मतलब टेबल ए से कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, सॉरी टेबल बी और सी से नहीं मैच हो रहा है, तो उस केस में हम कंडीशन तो हमारा मॉडरेट के साइड रहेगा, बट कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप ये देख सकते हो, ये लिस्ट है, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ हमने अगर बात करें, ये भी हमारी मॉडरेट के लिस्ट में आती है। कुछ मेडिसिन है लाइक आइबुप्रोफेन 600 mg है, तो मॉडरेट के साइड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंसिडर करेंगे। आइबुप्रोफेन 200-400 है, तो इसको एज ए प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी मानेंगे। अगर ये पेडियाट्रिक है, लेस देन 40 kg है, उस केस में प्रिस्क्रिप्शन होता है, अदर ये ओटीसी होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निस्टीन होती है, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है। ऑल्बेट्रॉल होता है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ें हमारे मॉडरेट के साइड जाती है। लेवल लो रिस्क के लिए हम बात करें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूआरआई हो गया, स्प्रेन हो गया, उसके बाद डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, अगर क्रोनिक है, मेडिसिन चले जा रही है, कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले सकते हैं। अदरवाइज ये मॉडरेट टू हाई वाला कैटेगरी में आता है। डीएम होगा, कंट्रोल नॉर्मल है, अगर कोई भी उसमें लाइक कंट्रोल्ड है, कोई उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं आ रहा है, तो उस केस में कैटरेक्ट हमारा स्मॉल होता है। वन स्टेबल क्रोनिक इलनेस हमारा लो रिस्क के साइड जाता है। एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड इलनेस, सिस्टाइटिस, एलर्जी, ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके। इंसेक्ट बाइट है, ऑकुलर माइग्रेन है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि ये सारे क्या हो सकते हैं, लो रिस्क कंडीशन होते हैं। आइबुप्रोफेन 400 लेस देन 500 650, तो ये हो जाता है ओटीसी मेडिसिन। अब बात आती है हमारे पास कि नेक्स्ट की कौन सी प्रोसीजर जो जनरली ईएनएम प्रोसीजर के साथ डील होता है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखो, अगर आई एंड इंसिजन एंड ड्रेनेज फोर हो रहा है, एनोजेनाइटल्स वाल्व और पेरिनेटल एब्सेस फेमरल, तो ये कोड हमारे पास 56505 होता है।
तो इस तरह के हमने एक प्रोसीजर कोड का लिस्ट बनाया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। एब्सेस और सिंपल और ओपन हो रहा है तो 10060 है। एब्सेस अगर है कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आइडोफॉर्म गॉज और गॉज मटेरियल यूज हो रहा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, 10061 हो जाता है। प्लोनाइडल सिस्ट के लिए हमारे पास 10081 होता है। लाइक इंसिजन एंड ड्रेनेज एब्सेस हो गया, पैकिंग मटेरियल यूज किया है, गॉज मटेरियल यूज किया है, तो उस केस में हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड साइड चले जाता है, 10081 हो जाता है। पेरिनियम्स इंसिजन एंड ड्रेनेज हो रहा है तो उसके पास मेल की केस में हमारे पास 50020 होता है। तो इस तरह के मैंने प्रोसीजर लिस्ट यहाँ पे डाला है, जो कि आउट पेशेंट सेशन में ये सीपीटी कोड आते हैं। आप इन सारे कोड के डिस्क्रिप्शन नोट कर लो। ये प्रोसीजर नोट्स ऐसे ही लिखे होते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन का कोड होता है 6 to 32556 होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। ये आपके लिए स्टेशन रिपेयर के कोड होते हैं, सेंटीमीटर और लोकेशन के हिसाब से कोड रेंज होते हैं, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे कि कौन सा कोड किस रेंज के अंदर आता है, कितने सेंटीमीटर है, तो उसके बारे में आप समझ सकते हो। ये सारे ईएनएम आउट पेशेंट सेटिंग में ये प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। ये सारे प्रोसीजर आप ध्यान रखो कि क्या हो सकता है, कौन से आ सकते हैं। मैं इस वीडियो को आपको, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको याद कर लो कि कितना होता है। कुछ मॉडरेट सेडेशन हो गया, या सीपीआर है, फीडिंग ट्यूब है। फीडिंग ट्यूब भी बहुत कॉमन है, लंबर पंक्चर भी आता है हमारे पास 62270। ये सारे प्रोसीजर आउट पेशेंट सेशन में आते हैं। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बनाया है। स्प्लिट का आता है, स्प्लिटिंग कर रहा है। फिंगर का तो कोड क्या होता है, 29131 होता है। फिंगर्स में अगर स्टैटिक है, डायनेमिक है, उसके हिसाब से कोड होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लगाना है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो वीडियो को, आपको समझ आएगा। तो आई के लिए स्प्लिट क्या होगा, लॉन्ग आर्म के लिए क्या होगा, शॉर्ट आर्म के लिए क्या होगा, काफ के लिए क्या होगा, तो इस तरह से आपको समझ आएगा। ये शॉर्ट हैंडेड है, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। आई होप जब आप प्रिपेयर करोगे, अगर आपसे पूछते हैं कि स्प्लिट फॉर द फिंगर कोड क्या होगा, तो आप कोड रेंज कोशिश करना, याद करना। अगर आप ऑलरेडी कोडिंग करते हो तो ये आपको ईजी हो जाएगा कोड फाइंड करने में। नेल रिमूवल का कोड हमारे पास आता है, ये भी आउट पेशेंट सेशन में अपने कुछ प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे 11750 हो गया। फीडिंग ट्यूब रिप्लेसमेंट के कोड होते हैं 43762, ये भी बहुत सारे आते हैं। फॉयल कैथेटर हो गया, सेंटर लाइन हो गया, इंट्यूबिशन हो गया, सीपीआर हो गया। कार्डियो वर्जन का कोड बहुत यूज होता है 92960। 6364410, ये वेनस एक्सेस का कोड है। ईपी स्टेटस मैनेजमेंट का कोड हमारे पास 30901 होता है। चेस्ट ट्यूब के लिए आता है हमारे पास 32551। ये सारे आउट पेशेंट सेशन में ये कोड यूज होते हैं। तो इस तरह से आपको ये कोड सीपीटी प्रोसीजर लिस्ट, आई थिंक 96 प्रोसीजर मैंने लिस्टेड किया हुआ है। आप उसका स्क्रीनशॉट करके इन डिटेल जा सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो मुझे बताना। लेट्स डिस्कस कि ईएनएम के साथ, आउट पेशेंट के साथ, कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इन्फ्यूजन की भी कोडिंग कराते हैं, लाइक वैक्सीनेशन की कोडिंग कराते हैं। तो मेडिकेयर वैक्सीनेशन कोड हमारे पास 3 है। अगर बात करते हैं G008 इन्फ्लुएंजा और फ्लू के लिए यूज होता है। G009 न्यूमोकोकल के लिए यूज होता है। G0010 हेपेटाइटिस के लिए यूज होता है। और एज लाइक 90460 एज बिलो 18 काउंसलिंग है। एनी रूट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन कंपोनेंट के हिसाब से कोड होता है, तो आप ये कोड लगाओगे। 90461 हमारे पास है, जो कि एज बिलो 18 है, काउंसलिंग है, एनी रूट से ईच एडिशनल कंपोनेंट के लिए यूज होता है। कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं आप? जब ये कोड डिस्क्रिप्शन अगर इनकोडर या कोडिफाई या कोई भी कोडिंग टूल देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सीपीटी के अंदर कितने कंपोनेंट है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये सीपीटी के अंदर जो ड्रग सीपीटी है उसके कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, उसके हिसाब से हम कोड करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ आएगा। 90471 नो एज क्राइटेरिया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कोड है कि इंट्रामसल है, सबक्यूटेनियस है, पेरी परक्यूटेनियस है। तो फर्स्ट वैक्सीन के लिए एक कोड होता है। नो एज क्राइटेरिया है, इसमें रूट एडमिनिस्ट्रेशन है। ईच एडिशनल वैक्सीन के लिए होता है। ये यहाँ पे नो एज क्राइटेरिया है, रूट एडमिनिस्ट्रेशन ओरल और इंटरनजल है। फर्स्ट वैक्सीन है। ओरल और इंटरनजल में क्या आ सकता है, जैसे कि आप पोलियो वैक्सीन वगैरह आ जाता है। अगर 90474 होता है एज नो एज क्राइटेरिया है, तो ये आपसे डिफरेंस पूछते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद कर लेना। ईच एडिशनल वैक्सीन एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप देख पाओगे 10-year-old patient present today for vaccine administration along with his mom. Prior to administration provider has given counseling, provider ने counseling किया है।
एंड बिलो द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने वैक्सीन एडमिन किया हुआ है। अब ये वैक्सीन के अलग अलग नाम है, तो 1 2 3 आपको अब इस केस में क्या करना है, कंपोनेंट चेक करना है। तो लेट्स सी, अब हमारा वैक्सीन क्या है, पेशेंट का एज 10 ईयर से कम है, बिलो 18 ईयर है, और सीपीटी कौन सा है। तो अब आप एडमिन कोड क्या कोड करोगे, तो 90460, ये किसके लिए है, क्योंकि 1 2 3 4 वैक्सीन दी गई है, तो एक कंपोनेंट तो रहेगा ही, तो हम क्या करेंगे, 90460 का 4 यूनिट बिल करेंगे। अब दूसरे जो सीपीटी है, इन सीपीटी के जो एडिशनल कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल इन सीपीटी में कितने कंपोनेंट होते हैं आपको चेक करना, गूगल पे आपको पता चलेगा 5 हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें 2 हो, इसमें 1 हो, तो ये तीनों मिलके कितने हो रहे हैं, 6 हो रहा है। और 6 होगा, सॉरी 6 कंपोनेंट हो रहा है, तो उस केस में 90461 का आप क्या करोगे, 6 यूनिट। तो एक यूनिट आपका बनेगा फर्स्ट कंपोनेंट का, दूसरे एडिशनल कंपोनेंट का आप 6 कर लोगे। तो ये अपना एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है। तो आपको आई होप समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आएगा तो वैक्सीन सीरीज पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको समझ जाएगा। इंटरव्यू पर्पस के लिए आप ये याद करना, पूछते हैं कि लाइक मेडिकेयर वैक्सीन कोड बता दो और नॉन कमर्शियल वैक्सीन कोड बता दो, और क्या उनके क्राइटेरिया हैं, ये याद रखना। एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा है कि 10 ईयर पेशेंट प्रेजेंट विद द टुडे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद हिज मॉम प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडर गिवन काउंसलिंग ओनली फॉर फ्लू। अब ये कह रहा है काउंसलिंग ओनली फ्लू के लिए गया है एंड बिलो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ये इंट्रामसल है, ये ओरल है, और यहाँ पे ऐसे। तो मतलब क्या है कि अगर जिसकी काउंसलिंग हुई है उसको एज के हिसाब से कोड करेंगे, जिसकी काउंसलिंग नहीं हुई है उसका कैसे कोड करेंगे, एड ऑन कोड जो बनेगा वो हमारा एज पर रूट कोड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 9990461 एक कंपोनेंट है कौन से वाले का, जो फ्लू का कोड है, फ्लू वैक्सीन काउंसलिंग के थ्रू है तो काउंसलिंग वाला कोड करेंगे। 90472 हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एड ऑन कोड है, तो एड ऑन कोड यूज करेंगे। और 90474 ये एड ऑन कोड किसका है, ओरल का, तो इसलिए हम ओरल का करेंगे। थंब रूल क्या होता है, मल्टीपल प्राइमरी कोड कांट बी कोडेड, तो यहाँ पे प्राइमरी कोड क्या है, 90460 ये होते हैं, और बाकी जितने एड ऑन होंगे उसका हम क्या कोड करेंगे, एड ऑन कोड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कोड है G0, ये वाला 9 10 और 6071 660 तक, ये सारे हमारे किसके हैं, लाइक प्राइमरी कोड है, एडमिन कोड है, बाकी सब एड ऑन कोड होते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कोड करते हैं। मेडिकेयर पेशेंट रिसीव बिलो वैक्सीन प्लीज प्रोवाइड द कोड। अब कह रहे हैं मेडिकेयर पेशेंट है और उसको ये सारे इन्फ्लुएंजा दिया गया है, निमोकोकल है, और टी टैब है, और रोटा वायरस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, G08 किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, फ्लू के लिए, G09 आप निमोकोकल के लिए करोगे, और जो टी टैब है और रोटा वायरस है उसके कोड क्या करोगे, 90471, इसको 2 भी यूज करते हैं बट 1 करो आप, 90474 भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गाइडलाइंस क्या है और कैसे कोडिंग करनी है। तो ये आपकी वैक्सीन से रिलेटेड कोड्स हैं, आई होप ये समझ आया होगा आपको। कुछ प्रिवेंटिव सर्विसेज भी कोड होता है, लाइक प्रिवेंटिव फिजिकल एग्जाम IPPE बोलते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखना, ये आउट पेशेंट सेशन में पूछते हैं। G0402 इफ द एनी स्क्रीनिंग ऑफ द EKG परफॉर्म, तो ये कोड होता है। देन यू कैन कोड ओनली G0403 9310, अगर 9310 का अगर EKG हो रहा है तो ये कोड करेंगे। G0404 में आपके ये EKG होता है, G045 में ये EKG होता है। तो इस लाइक प्रोसीजर के हिसाब से आप स्क्रीनिंग मेडिकेयर के केस में या लाइक प्रिवेंटिव एग्जाम के केस में इनिशियल विजिट में कोड कर सकते हो। वेलकम टू मेडिकेयर विजिट अगर आता है तो उस केस में आप कोड करते हो। बिकॉज ऑफ दिस विजिट कैन बिल फॉर द पेशेंट विद इन 12 मंथ हु इज एनरोल टू द मेडिकेयर, अगर मेडिकेयर में फर्स्ट टाइम एनरोल हो रहा है और फर्स्ट 12 मंथ में ही आप मेडिकेयर बिल वन टाइम और लाइफ ये कोड करते हो। ठीक है, तो वेलकम विजिट का कोड है, आपको उसके हिसाब से कोड करोगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, जैन 10 2021 में पेशेंट इनरोल हुआ था मेडिकेयर में, और जैन 2022 को पेशेंट प्रेजेंट फॉर द क्लिनिक प्रिवेंटिव, तो इस केस में G0402 वेलकम कोड उन्होंने किया। और जैन 20 लाइक 20 जैन 15 2022 में ये सब्सिक्वेंट इनिशियल विजिट ऑफ द प्रिवेंटिव सर्विस कोड करेंगे। अक्टूबर 16 2022 में अगर वो आ रहा है तो उस केस में ये
क्या होगा, एडजस्ट अप होगा, क्योंकि एक ईयर में 2 सीपीटी बिल नहीं कर सकते, ये ईयरली होता है। अगर ये 2023 होगा तो फिर आप इस केस में आप क्या करोगे कि एडजस्ट अप नहीं करोगे, तो नेक्स्ट ईयर आप सब्सिक्वेंट विजिट का कोड करोगे। आफ्टर द 12 मंथ हेयर एनुअल वेलनेस विजिट कोड हमारे पास ये होता है G0 सीरीज, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था। वंस करेंगे वंस पर लाइफ टाइम, जनवरी में था हमारा वंस पर लाइफ टाइम। कौन सा कोड है, ये वाला G0402। और एवरी सब्सिक्वेंट ईयर में आपका क्या कोड बनेगा, G0402। तो आपको ये सारी चीजें आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं। लेट्स से क्या विजिट कोड होते हैं, आप पूछते हैं वो लोग कि विजिट कोड G0402, G0438, G0439 मेडिकेयर प्रिवेंटिव विजिट का कोड है ये। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मेडिकेयर पर्पस में ही यूज करेंगे। 99381234 न्यू एस्टेब्लिश के हिसाब से कोड होता है। ये नॉन मेडिकेयर प्रिवेंटिव रूटीन फिजिकल एग्जाम के लिए कोड यूज होता है, ये जनरली कमर्शियल के लिए यूज होता है। यू शुड मेक श्योर दैट द कंपोनेंट रिक्वायर्ड एटलीस्ट एरिया शुड बी एक्सप्लेंड इच द सपोर्टिंग मेडिकेयर रिकॉर्ड। यहाँ पे G0402 टोटल 9 कंपोनेंट शुड बी मेंट इनटू द डॉक्यूमेंट। सो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि क्या कंपोनेंट्स आता है। लाइक G0438 में होता है 12 कंपोनेंट, HRA होता है हेल्थ रिस्क एडजस्टमेंट होना चाहिए। 39 में 11 कंपोनेंट रिव्यू अपडेट रिस्क HRA होता है। ये पूरी एक टेबल दी होती है, उस जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें समझ आएगा। Patient is a Medicare present for the annual wellness, but documentation is does not support for the component routine physical exam head to toe। then क्या करेंगे, अगर कह रहा है कि पेशेंट आया है एनुअल वेलनेस के लिए, प्रिवेंट मेडिकेयर है, लेकिन वो ये कंपोनेंट मेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कोड करोगे, प्रिवेंटिव रूटीन केयर करोगे आउट पेशेंट सेक्शन से। तो ये आपको ध्यान रखना है विथ मॉडिफायर GY और GX। तो ये GY GX मॉडिफायर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारे पास होता है Q0091, Q00101 रिपोर्ट ओनली फॉर द पैप ब्रेस्ट एंड द पेल्विक एग्जाम। ये भी पेल्विक ये भी प्रिवेंटिव एग्जाम के केसेस में आते हैं। एनुअल वेलनेस विजिट हो रहा है साथ में, तो उसको भी कोड करेंगे। अगर पेयर कमर्शियल होगा तो 9 सीरीज के कोड करते हैं, और G0101 इसके साथ हो रहा है तो इस अगर इन सारे सिचुएशन के साथ अगर ENM सर्विस सेपरेटली किया गया है तो ENM सर्विस भी परफॉर्म करते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल में पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ आता है मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें, मुझे कमेंट में आप अपना जो भी डाउट्स हैं बताओ, मैं उस पर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ENM सिर्फ आउट पेशेंट क्वेश्चन पर्पज से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको समझ आनी चाहिए। कोड रेंज हमें पता है 9902 है, 1 वाला हमने डिलीट कर दिया है, मतलब ये डिलीट हो चुका है, तो इसलिए 2 से लेके 5 रेंज होता है। स्पेसिफिक सिक और कंडीशन में हम बिल करते हैं। so that's all about like today ENM कोडिंग सेशन। एक मैं वीडियो और बनाने वाला हूँ कि ENM आउट पेशेंट असेसमेंट का कोड कैसे करें, तो आप देखोगे। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पूरी इंटरव्यू सेशन के दौरान, इंटरव्यू क्वेश्चन सेशन के दौरान। तो आप लाइक करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट कैसे करेंगे, MDM टेबल कैसे करेंगे, और प्रिवेंटिव CMS एग्जाम की कुछ गाइडलाइंस कहाँ देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर